एक अंधेरा घना डंजन था जहां एक लड़का अपनी जान बचाने के लिए मॉन्स्टर्स से भाग रहा था। हर तरफ से क्रीपी आवाजें आ रही थीं, जमीन गीली थी, हवा में कुछ सांस रोक देने वाली बात थी। भागते भागते उसकी आंखों के सामने एक पुराना सा ट्रेजर चेस्ट आया। उम्मीद जागी, शायद कोई पोषण मिल जाए या वेपन या कुछ भी जो जिंदा रहने में मदद करे। उसने बिना सोच समझे चेस्ट खोला, लेकिन उसमें से खजाना नहीं, एक काला स्लाइम बाहर कूदा और सीधा उसके फेस पर चिपक गया। स्लाइम ने उसके मुंह, आंखों और नाक के थ्रू अंदर घुसना स्टार्ट कर दिया। अगले कुछ सेकंड्स एकदम जहन्नुम जैसे थे। दर्द इतना ज्यादा था कि उसकी आंख लिटरली एक्सप्लोड कर गई। फिर सब कुछ ब्लैक हो गया। जब होश आया तो उसकी आंख की जगह एक नई आंख थी, पिच ब्लैक। उस आंख का नाम था आई ऑफ सुपरबाया। यह आंख सिर्फ विजन नहीं, पावर भी देती थी। एनिमी को मारते ही इस आंख की पावर ट्रिगर हो जाती थी, रिएक्शन स्पीड बढ़ जाता, रिफ्लेक्स शार्प हो जाता और एक अनस्टॉपेबल रेस जाग उठती थी। जब एक एनिमी गिरता तो वह लड़का अनस्टॉपेबल बन जाता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वह लड़का असली दुनिया का नहीं था। वह तो एक ऑथर था जिसने ये पूरा वर्ल्ड, ये मॉन्स्टर्स, ये विलन्स और ये आई ऑफ सुपरबिया सब कुछ लिखा था। अपने नॉवेल के लास्ट चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसे एक मिस्टीरियस ब्लैक लेटर मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसका पूरा अस्तित्व उसी दुनिया में फेंक दिया गया, उस कैरेक्टर के बॉडी में जिसे उसने विलन बनाया था। वह कैरेक्टर था आर्सेनाडेल। जब उसने आंखें खोली तो एक लग्जरियस बेड पर था, लेकिन बॉडी अपनी नहीं लग रही थी। मिरर के सामने गया तो सामने था एक चेहरा जिसे वह जानता था। ब्लड रेड बॉल, शार्प आईज और एक विलन जैसा फेस। यह था एडेल, यानी आर्सेनाडेल, उसके नॉवेल का सबसे डेंजरस विलन। और अब उसकी मौत में बस कुछ ही दिन बचे थे। आर्सन फैमिली एक पावरफुल ब्लड लाइन थी, आधा डेमन आधा ह्यूमन। एक टाइम पे उनका पूरा एम्पायर में राज था, लेकिन 6 बड़े फैमिलीज ने मिलकर उन्हें तबाह कर दिया। बदला लेने के लिए आर्सेनाडेल ने विलन का रास्ता चुना, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ ट्रेजेडी थी, हार, जिल्लत और मौत। आयरॉनी यह थी कि अडेल वॉज द मोस्ट टैलेंटेड कैरेक्टर इन द एंटायर नॉवेल। उसका पोटेंशियल हीरोज से भी ज्यादा था, लेकिन उसकी नफरत ने उसे बर्बाद कर दिया। अब ऑन्थर उसके बॉडी में था, उसी दुनिया में जहां हर कदम पर डेंजर था, लेकिन अब उसके पास था आई ऑफ सुपरबिया। लेकिन चाहे विलेन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वन ने कहानी ऐसे लिखी थी कि वो कभी भी मेन कैरेक्टर को हरा नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो। और भी बुरा यह है कि एडेल अभी अपनी माना का यूज भी नहीं कर सकता। अगर हुयान को पता होता कि उसने एडेल पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो उसके खुद के गले पड़ेंगे, तो वो कभी इतनी उलझी हुई कहानी नहीं लिखता। सब कुछ विलेन के खिलाफ स्टैक्ड है। जब वो अपनी किस्मत को गाली दे रहा होता है, तभी उसकी नजर उसी तरह के एक लेटर पर पड़ती है जो उसे इस दुनिया में लाया था। पता चलता है कि ये ओरिजिनल अडेल की तरफ से छोड़ा गया एक लेटर है वू यन के लिए। भाई सोचता है शायद इसमें कुछ हेल्पफुल क्लूज मिल जाएं स्टार्ट करने के लिए, लेकिन पेपर तो बिल्कुल ब्लैंक है, लिटरली एक शब्द भी नहीं। तभी अचानक से पेज पर लेटर्स अपीयर होने लगते हैं, जैसे कोई जादू हो गया हो। जो पहली लाइन आती है वो है एक मैसेज ओरिजिनल अडेल से अपने क्रिएटर के लिए। अगर हुआन चाहता है कि उसे पता चले कि इस बॉडी के पावर्स कैसे यूज करने हैं, तो अडेल चाहता है कि वो सिर्फ एक सिंपल जवाब दे, यस या नो। जाहिर है हुआन फिर से गालियां देने लगता है जब उसे समझ आता है कि वो डायरेक्टली अडेल से बात कर रहा है, उसी बंदे से जिसने उसे इस मेस में डाला। पेपर फिर इंसिस्ट करता है कि वो जवाब दे, यस या नो। आखिरकार भाई मान जाता है और बोलता है यस। अब जब वुआन ऑन बोर्ड हो जाता है तो अडेल समझाता है कि वो उस पेपर पर लिखे हर सवाल का जवाब देगा। कुछ सवाल फ्री हो सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए कॉस्ट देनी पड़ेगी। जितना बड़ा सवाल उतनी बड़ी कॉस्ट। तो नेचुरली वो यून सीधा सबसे बड़ा सवाल पूछता है, मैं अपनी ओरिजिनल दुनिया में कैसे वापस जा सकता हूं? अडेल तुरंत जवाब देता है, इम्पॉसिबल। वेल, वो यान को यह अंदाजा पहले से था, इसलिए वो बैड न्यूज के लिए रेडी था। अगला सवाल वो थोड़ा प्रैक्टिकल पूछता है, माना कैसे यूज करें और एडेल की यूनिक एबिलिटीज कैसे एक्टिवेट करें। पता चलता है कि इस सवाल का कोई फी नहीं है। अडेल सीधा वो नॉलेज हुयान के दिमाग में डाल देता है। जैसे ही ये होता है, हुहैम फील करता है कि माना उसके शरीर में फ्लो कर रही है। अडेल के शरीर की पहली ट्रेट है डार्कनेस, दूसरों के 5 सेंसेस छीन लेने की एबिलिटी। नेक्स्ट है किलिंग इंटेंट, ऑरा के थ्रू ओपोनेंट्स को रिस्ट्रेन करने की पावर। जब हु इसे एक्टिवेट करता है तो वो एक्चुअल में फील करता है कि ये काम कर रहा है।
उसे थोड़ा सा खुशी मिलती है। कम से कम अब वो ऑर्डिनरी लोगों को तो कंट्रोल कर सकता है, चाहे ट्रेन्ड नाइट्स या सोल्जर्स को न भी कर पाए। लास्ट और सबसे तगड़ी एबिलिटी जो उसे सीखनी है वो है पोजीशन ट्रांसफर 1। नाम से ही समझ आता है, पोजीशन ट्रांसफर 1 उसे लिटरली किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अपनी जगह स्वैप करने देता है। ये बेसिकली एक अल्टीमेट असैसिनेशन मूव है। जैसे ही वो इसे एक्टिवेट करता है, कुछ मैजिक टाइप ग्लो या साइंस शो होते हैं जो कंफर्म करता है कि पावर काम कर रहा है। लेकिन अभी तक ये इतना स्ट्रांग नहीं है। वो सिर्फ 20 स्क्वायर यार्ड रेडियस के अंदर ही स्वैप कर सकता है, जो कि ओरिजिनल कहानी के एडेल के पावर्स के कंपैरिजन में काफी वीक है। फिर भी अगर वो डेली प्रैक्टिस करता रहे तो इंप्रूवमेंट होगा। तो वो डिसाइड करता है कि टेस्ट करें एक नियर बाय सूट ऑफ आर्मर के साथ अपनी जगह स्वैप करके। जैसे ही वो एक्टिवेट करता है, वो अपनी जगह से वैनिश हो जाता है और आर्मर का सूट उसकी जगह अपीयर हो जाता है। स्वैप सक्सेसफुल होता है, लेकिन भाई स्मूथ लैंडिंग नहीं करता। नाइट्स का एक ग्रुप सीधे आर्सन फैमिली रेजिडेंस की ओर बढ़ रहा है, हीरो की जान लेने के लिए तैयार। जब वो नाइट्स आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, कैप्टन फेल्ट्स जो लायन काउंटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अडेल के सर्वेंट्स से पता लगाता है कि विलन अपने रूम में आराम कर रहा है। सर्वेंट्स परेशान होते हैं क्योंकि अडेल कई दिनों से मूव नहीं हुआ है और खुद को रूम में लॉक कर लिया है। बिना किसी वार्निंग के फेल्ट्स और उसके आदमी कमरे में घुस जाते हैं और अपने टारगेट को फेस करते हैं, जो कैजुअली खुद को एंजॉय कर रहा होता है और कैप्टन के मिशन पर कमेंट करता है कि वो एक यंग मैन को मारने आया है। अडेल की बात सुने बिना फेल्ट्स अपने आदमियों को इमीडिएटली किड को एलिमिनेट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो लोग तैयार नहीं थे हमारे बॉय की पोजीशन ट्रांसफर एबिलिटी के लिए, जो उसे किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एक सेट रेडियस में पोजीशन स्विच करने की परमिशन देती है। वो नाइट की ब्लेड को टारगेट करता है जो उसे अटैक करने वाली होती है, एबिलिटी इनिशिएट करता है और नाइट की तलवार हाथ में लेकर फॉरवर्ड लुंज करता है। उसका अटैक सक्सेसफुल होता है, जिससे वो अपने अपोनेंट को स्लैश कर देता है और फेल्ट्सी और उसके आदमियों को सरप्राइजेस करता है। पहले किल से पीछे हटते हुए विलन सिंपली अगले बंदे का वेट करता है जो उस पर हमला करेगा। फेल्ट्स अब भी अपने नंबर्स को लेकर कॉन्फिडेंट होता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि सामने से अटैक करें। बैटल शुरू होती है, लेकिन अडेल सीधा मुकाबला करने के बजाय विंडो तोड़ता है और जंप करता है। फिर वो अपनी एबिलिटी का एक्सीलेंट एप्लीकेशन करता है। पहले तलवार को जमीन में फेंकता है और फिर सही टाइम पर पोजीशन ट्रांसफर एक्टिवेट करता है, जिससे वो खुद को तलवार से रिप्लेस कर लेता है। इससे वो फॉल डैमेज से बच जाता है और सेफली एस्केप कर लेता है। अगला स्टेप उसे आर्सन फैमिली के जंगल की ओर भागना है। जैसे ही वो जंगल में घुसता है, फेल्ट्स अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि टारगेट का पीछा करें और उसके एलिमिनेशन को कंफर्म करें। अब हम स्विच करते हैं पर्सपेक्टिव आर्सन फॉरेस्ट में, जहां हमारा बॉय हाँफ रहा होता है और उसकी टांगें जितनी जल्दी हो सके उतनी दूरी बनाने की कोशिश कर रही होती हैं। बात यह है कि भले ही वो इस टेरिटरी से एस्केप कर जाए, उसे पता है कि आगे सिर्फ डेथ है। इसलिए टेरिटरी से भागने के बजाय उसका प्लान है कि जंगल में मौजूद गेट को यूज करके डेमोनिक रियल्म में एंटर करे। डेमोनिक रियल्म ने ह्यूमंस के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारी नुकसान उठाया था, इसलिए वो होप कर रहा था कि वो लोग जरूरत के वक्त उसकी मदद एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे वो खुद एक ह्यूमन ही क्यों ना हो। यह उसका इनिशियल प्लान था, लेकिन फेल्ट और उसके नाइट्स ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं और वो शार्पली अलग अलग होकर उसे ढूंढ रहे हैं। किस्मत से विलन अभी भी छुपा हुआ है, लेकिन उसे गेट की एग्जैक्ट लोकेशन मिलने में स्ट्रगल हो रहा है। उसके पास एक रफ आइडिया होता है कि गेट कहां हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसका कदम एक लकड़ी पर पड़ता है, आवाज होती है और सारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। फेल्ट अब खेलना बंद कर चुका है और अपनी इमेंस पावर का इस्तेमाल करता है हर चीज को तोड़ते हुए अपने रास्ते से हटाने के लिए। वो आखिरकार अपने टारगेट को लोकेट कर लेता है, जो हमारे बॉय के लिए बैड न्यूज है, एस्पेशली क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 और पोजीशन ट्रांसफर बचे हैं। उसकी प्रायोरिटी फाइट करने के बजाय गेट को ढूंढना है, लेकिन इस पॉइंट पर अडेल के बॉडी के अंदर छुपा ऑन्थर अनर्जी फील करने लगता है। इसीलिए वो अडेल की ट्रू स्पिरिट से कंसल्ट करता है और गेट की लोकेशन पूछता है। क्योंकि ये सीक्रेट नॉलेज है, इसका एक कॉस्ट है। मैं 100 गोल्ड कॉइन्स या एक स्पेशल रेलिक जो रैंक या उससे ऊपर का हो। ऑन्थर लिटरली पिस्ड हो जाता है कि उसकी जान खतरे में है और उस वक्त उसे कुछ नेगोशिएट करना पड़ रहा है। बदकिस्मती से फेल्ट का लेटेस्ट अटैक हमारे बॉय को पकड़ लेता है और उसे एक पेड़ से टकरा देता है। जब वो गिर जाता है, रुथलेस कैप्टन अपनी तलवार निकालता है और पूछता है कि क्या ये गंदा विलन वाकई सोचता था कि अगर वो भाग जाए तो जिंदा रह पाएगा। अपने चेहरे पर एक ईरी स्माइल के साथ फेल्ट वादा करता है कि अडेल का आज अंत होगा। इंजर्ड होने के बावजूद
वो लड़का कॉन्फिडेंस के साथ रिस्पॉन्ड करता है। उसे कुछ खास चीजें नहीं पता थीं, बस एक बात का यकीन था कि उसे जिंदा रहना ही है। जब उसे लगता है कि वैसे भी वो अपने लाइफ के वर्ज पर है, अडेल उठता है एक फाइनल मूव यूज करने के लिए। फेल्ट उसकी जिद से इरिटेट होता है, लेकिन वो इस हाफ डेमन की इस बात का रिस्पेक्ट करता है कि उसने अपने परिवार के पैट्रियार्क होने का गर्व बनाए रखा। अडेल जवाब देता है कि नाइट्स जैसे लोग, जैसे फेल्ट और उसके आदमी, जब एक छोटे बच्चे पे मिलकर चढ़ जाते हैं तो उन्हें किसी तरह की डिग्निटी फील ही नहीं करनी चाहिए। भाई लिटरली उसकी लाइफ रोस्ट कर देता है फेल्ट को, ये कहकर कि वो अपनी नौकरी बदलकर नैनी बन जाए। हाँ भाई, इस इंसल्ट को कूल होने में तो काफी आइस लगेगी। पूरे तरह से प्रोवोक होने के बाद कैप्टन अपनी तलवार से टारगेट की तरफ पॉइंट करता है और ठंडे लहजे में डिक्लेयर करता है कि अब वो रुथलेसनेस से तलवार चलाने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेगा। वो प्लान करता है कि सीधा तलवार से लड़के के दिल को छेद दे। फेल्ट आगे बढ़ता है फाइनल किलिंग ब्लो देने के लिए, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि यही मोमेंट वो था जिसका हमारा लड़का इंतजार कर रहा था। वो तुरंत स्पेशल नोट निकालता है जिससे वो एडेल से बात करता था और उस नोट को फेल्ट की तलवार से टच करवा देता है। शायद तुम्हें समझ ना आए कि क्या हो रहा है। हमारा लड़का इतना स्मार्ट है कि उसने अपने ओपोनेंट के स्पेशल आर्टिफैक्ट को ही यूज कर लिया क्वेश्चन का आंसर पाने के कॉस्ट के रूप में। ये सिर्फ उसका गोल पूरा करता है, बल्कि फेल्ट का वेपन भी छीन लेता है। अडेल के चेहरे पर होती है वो आई फूल्ड यू ब्रो वाली स्माइल जब कैप्टन की तलवार धीरे धीरे गायब होने लगती है फेल्ट के सरप्राइज के साथ। और फिर डेमोनिक गेट की पोजीशन क्लियरली रिवील होती है आर्टिफैक्ट के रिवॉर्ड के रूप में। तो हमारा लड़का तुरंत पोजीशन ट्रांसफर का यूज करता है और वहां से लीप मार लेता है। फेल्ट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इनकम्पिटेंट कैप्टन अपना चांस खो चुका होता है। विलन फाइनली एस्केप कर जाता है अपने स्पेशल गेट को ढूंढने के लिए, और जब वो गेट लोकेट करता है जिसमें से लाल अंधेरे एनर्जी टेंड्रिल्स निकल रही होती हैं, आडेल अपना पर्पस अचीव कर लेता है। लेकिन ये फेल्ट भी एक कॉकरोच की तरह है जो बार बार लौट आता है। उसने एक भारी लकड़ी उठाकर सीधा हमारे लड़के पर फेंकी, और जैसे ही वो अडेल के सिर से टकराने ही वाली थी, उसने अपनी पोजीशन ट्रांसफर का आखिरी यूज एक्टिवेट कर दिया। जाते जाते कप्तान से मिलने का वादा करता है। फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड है कि उसका टारगेट डेमोनिक रियल में भाग गया, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ अंधेरा ही है। थोड़ा वक्त बीतता है और हम देखते हैं अडेल को अकेला बैठा हुआ कुछ मीट चबाते हुए। वो सोचता है कि कितना समय हो गया है जब से उसने सक्सेसफुली गेट क्रॉस किया और डंजन में एंटर किया। ये डंजन असल में इंसानों द्वारा बनाया गया है जो किसी ने सीक्रेट डेमोनिक आर्ट से क्रिएट किया है। अब उसे थोड़ा सरप्राइजेंट होता है जब वो देखता है कि बेड के पास जर्की रखा हुआ है। अडेल सोचता है कि शायद किसी ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे यहां रखा गया है। और भी एक स्पेशल बैरियर है जो किसी भी ब्लेड को सामने से डिफ्लेक्ट करता है। वहां एक स्टोन गार्जियन भी है जो इस मैन मेड डंजन के मिस्टीरियस ओरिजिन को और भी बढ़ा देता है। स्टोन गार्जियन खुद में काफी क्रीपी दिखता है, और अडेल भी जानता है कि अगर उसने बैरियर क्रॉस करके उसे चैलेंज किया तो लिटरली उसकी पिटाई हो जाएगी, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। तभी स्पेशल नोट चमक उठता है जब अडेल की ट्रू स्पिरिट ऑन्थर से कम्युनिकेट करती है और वार्निंग देती है कि उसने प्राइस रूल्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है फेल्ट की स्वॉर्ड को सैक्रिफाइस बनाकर। ये ट्रिक अब आगे काम नहीं करेगी। लेकिन ऑथर भी सोचता है यह भी काफी क्रेजी था कि यह पहले काम कर गया, और सबसे बड़ी बात उसे कोई पनिशमेंट भी नहीं मिला। तभी ऑथर का ध्यान एक ऐसे पत्थर पर जाता है जो वॉल के दूसरे स्टोन से अलग दिखता है। जब वो उस स्टोन के साथ इंटरैक्ट करता है तब उसे समझ आता है कि सिर्फ अडेल की पावर्स की वजह से ही वो कुछ चीजें परसीव कर पा रहा है। एक जोरदार आवाज रिस्पॉन्ड करती है, कहती है कि तुम्हारे पास इस फंक्शन को यूज करने का राइट नहीं है। हमारा लड़का स्ट्रांगली सस्पेक्ट करता है कि ये स्टोन शायद बैरियर को डीएक्टिवेट करने की है, लेकिन अब वो उसे यूज नहीं कर सकता, तो वो दूसरे तरीके से एस्केप करने का प्लान बनाता है। बैरियर के पार उसे एक पत्थर दिखता है जो शायद स्टोन गार्जियन के बॉडी से गिरा है। हालांकि वो एक पत्थर है, पर इस सिचुएशन में यूजफुल हो सकता है। अपना पोजीशन ट्रांसफर एबिलिटी एक्टिवेट करके ऑथर उस पत्थर के साथ पोजीशन स्वैप करता है। बिना किसी फंक्शन को एक्टिवेट किए सेफ एग्जिट मिल जाता है। लेकिन भाई साहब एक्साइटमेंट में इतना खुश हो जाता है कि उसे बाहर के डेमोनिक स्टोन ड्रैगन का ध्यान ही नहीं रहता। वो क्रीचर उसके मुंह पे जोर से दहाड़ता है, उसे अलर्ट कर देता है। सीन कट होता है डेमोन रियल्म के एक कैसल में जहां बियर फैमिली के पैट्रियार्क क्री अपने सर्वेंट्स को काम में बिजी देखते हैं। वो कमेंट करता है कि शायद उसकी बेटी के रेड अटेम्प्ट की वजह से लोग इतना ओवरटाइम काम कर रहे हैं। क्री को यह समझ नहीं आता कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। बात यह है कि अगर उसकी बेटी सक्सेसफुल हो जाती है तो उसे साइटन
एक डेमोनिक स्कूल में एंटर करने का राइट मिल जाएगा, और अगर वो स्ट्रिक्टली उसे फेल होने का ऑर्डर देगा तो भी वो लड़की उसकी बात नहीं मानेगी। वो तो खुद ही उसके खिलाफ जाएगी। आखिरकार उसकी बेटी अपनी मां के मर्डर का बदला लेने के मिशन पे है। वो मर्डरस ह्यूमन से रिवेंज लेना चाहती है। वाह, इतना बड़ा बर्डन एक लड़की के लिए काफी ट्रेजिक है। फिर भी उसका पापा टेंशन में है कि उसकी बेटी उस रुथलेस डेमोन स्कूल में टॉस न कर दी जाए। तभी उसकी एक मेड आके उसे ट्रबल के बारे में बताती है। क्री बहुत इरिटेटेड होता है कि उसके थॉट्स डिस्टर्ब हुए हैं। मेड डर के मारे माफी मांगती है और बताती है कि हिडन डोमेन में एक अननोन पर्सन का ट्रेस मिला है। उन्होंने उस पर्सन के डोर ओपन करने के एनर्जी ट्रेसेस डिटेक्ट किए हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन फैला है और उसकी आइडेंटिटी अभी भी अननोन है। सिर्फ एक चीज कंफर्म हुई है, उसने अंदर से डोर के फंक्शन के साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश की। ये सुनकर डेमोन पैट्रियार्क कॉन्टेम्पलेशन में चला जाता है। वो सोचता है कि क्या वो ह्यूमन किसी तरह डेमोनिक गेट के थ्रू ग्रेट वॉर के दौरान समन हुआ होगा, लेकिन फिर सोचता है छोड़ यार, वैसे भी वो पेस्ट मर ही जाएगा। अभी के लिए उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी बेटी का एग्जाम है। क्रीड ये भी सोचता है कि अगर सब कुछ ठीक गया तो उस ह्यूमन से वो एक पॉन भी बना सकता है। वैसे भी चलो वापस चलते हैं हमारे लड़के के पास, जिसे तुरंत ही पछतावा हुआ कि उसने डोमेन से बाहर जाने का निर्णय लिया। उसने तुरंत ही अपने भले के लिए वापस अंदर टेलीपोर्ट कर लिया। भाई को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक भेड़िया उसे जिंदा खा जाएगा। वह प्राणी उसे बाहर से घूर रहा था और लेखक को एहसास हुआ कि उसकी स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। अगर वह बैरियर तोड़ भी देता तो भी वह बस और बड़े खतरे में पड़ता। तभी लेखक को एक एहसास होता है कि वह वुल्फ एक स्टोन क्रिएचर है। इसका मतलब उसकी पोजीशन ट्रांसफर एबिलिटी उस पर काम कर सकती है। वह तुरंत अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है और टारगेट बनाता है उस स्टोन वुल्फ को जो बैरियर के बाहर था। उसका प्लान कमाल का काम करता है। मॉन्स्टर अंदर ट्रैप हो जाता है और वह खुद बैरियर के बाहर आ जाता है। वुल्फ को थोड़ा वक्त लगता है यह समझने में कि वह अंदर फंस गया है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। अडेल भागता है और एग्जिट ढूंढने लगता है। तभी वह एक और अबीस मॉन्स्टर से टकरा जाता है, एक जायंट बग जो पिछले वुल्फ से भी ज्यादा डेंजरस लग रहा था। मजाकिया बात यह है कि अडेल फिर से अपनी पोजीशन ट्रांसफर एबिलिटी का पूरा दुरुपयोग करता है, मॉन्स्टर्स को बार बार अंदर ट्रैप करके। उनकी इनएनिमेट निर्जीव नेचर की वजह से वह अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कर पाता है। आखिरकार जब वह हिडन डोमेन के फाइनल स्टेज तक पहुंचता है, एक आवाज उसे ग्रीट करती है। उसके फाइनल ऑब्स्टेकल तक पहुंचने के लिए उसे बधाई देती है। यह आवाज काफी फ्रेंडली लगती है, विशेष रूप से एक ह्यूमन के लिए जैसे कि अडेल। लेखक सोचता है कि यह बॉस रूम होना चाहिए और जो वह देखता है वह वाकई में डरावना है। एक डेथ नाइट जो अपनी टेरिफाइंग ऑनरा और शाइनिंग आर्मर का शो कर रहा है। उसके शरीर से जो स्ट्रेंथ निकल रही होती है, अडेल उसे कैप्टन फेल्ट से कंपेयर करता है। भाई बातचीत में टाइम वेस्ट नहीं करता, वह सीधा पोजीशन ट्रांसफर एबिलिटी स्पैम करता है। बॉस मॉन्स्टर अभी अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं करता कि वह ऑलरेडी बैरियर के अंदर ट्रैप हो जाता है। अडेल आगे बढ़ता है और ट्रेजर बॉक्स ढूंढता है जो वह चाह रहा था, लेकिन बॉक्स उसके एक्सपेक्टेशन से अलग होता है। उस पर एक खास ऑर्नामेंट इंग्रेवे होता है। वह ब्लैक ड्रैगन ऑर्नामेंट सबसे पावरफुल डेमोनिक फैमिलीज का सिंबल है। उनमें से एक है स्लॉथ फैमिली और बाकी सिंस हैं लस्ट, ग्लूटनी, रैथ, एनवी और लास्ट में ग्रीड। यह ब्लैक ड्रैगन सिंबल एक्चुअली बियर्स फैमिली का है जो प्राइड का सिन रिप्रेजेंट करता है और यही फैमिली क्री लीड करता है। ऑब्वियसली यह रिविलेशन ही अडेल के एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है। वह अपनी किस्मत टेस्ट करता है और बॉक्स ओपन करता है, होपिंग कि उसे एस्केप का रास्ता मिले। उस वक्त उसका बस एक ही गोल होता है, डामन रियल्म से निकलना। लेकिन उसकी हॉरर तब शुरू होती है जब एक शैडोई मिस्ट बॉक्स से निकलती है और उसके चेहरे पर अटैक करती है। ये डार्क एनर्जी उसके अंदर फोर्सफुली घुस जाती है। पॉज पॉज, उस तरह नहीं, बस अंदर जा रही है। तुम लोग कमेंट्स में कुछ और ही सोच रहे होंगे। अडेल का ह्यूमन बॉडी उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाता और वह पेन में चिल्ला उठता है। लगता है उसका सिर लिटरली मिलियन पीसेस में उड़ गया, लेकिन अपेरेंटली ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ वक्त बाद वह उठता है और सब ठीक लगता है। उसकी आंख बदल चुकी होती है। वह ब्लैक लिक्विड उसके अंदर घुसकर उसे आई ऑफ सुपरबिया देता है, एक स्पेशल ऑन्क्यूलर एबिलिटी जो उसकी डायनामिक आईसाइट को बूस्ट करती है और तभी एक्टिवेट होती है जब वह किसी एनिमी को मारता है। अब भाई को लगता है कि वह अनस्टॉपेबल है क्योंकि वह अब एक साथ दर्जनों दुश्मनों को हैंडल कर सकता है। वह अपने डिसीजन से खुश है कि वह डेमन रियल्म आया और अब वह तैयार है आगे के चैलेंजेस के लिए।
उस चेस्ट के आगे एक जायंट डोरवे दिखता है। एडेल सोचता है कि उसे कैसे एक्ट करना चाहिए, क्योंकि बाहर उसे पकड़ने के लिए बहुत सारी फोर्सेस लाइन लगाकर खड़ी होंगी। बाहर निकलना मतलब अपनी मौत को इनवाइट करना, इसलिए उसे कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा। वो मजाक में सोचता है कि लाइट से भी फास्ट सरेंडर कर दूं क्या, लेकिन ऑब्वियसली ये भी काम नहीं करेगा। प्रॉब्लम यह है कि अभी वो आर्सन फैमिली का मेंबर है, और जैसे ही डेमंस को उसके बारे में पता चलेगा वो उसे तुरंत मार डालेंगे। तो वो अपने गले के इंसिग्निया को कवर कर लेता है। अब बात करते हैं उस डेथ नाइट की जो पहले मिला था। ब्रो अभी भी बैरियर के सामने खड़ा है, अपनी तलवार से मार रहा है और चिल्ला चिल्लाकर आजादी मांग रहा है। वो ट्रबल्ड डेथ नाइट वॉर्न करता है कि हर हाइनेस आ रही है, पर एडेल को तो पता ही नहीं कि वो कौन है। तभी उसे फाइनली समझ आता है कि इस हिडन डोमेन के अंदर रॉक बेड्स और जर्की क्यों रखे गए थे। ये जगह एक्चुअली एक टेस्टिंग ग्राउंड है, जहां हायर डेमोनिक फैमिलीज अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। उसे यह समझना जरूरी है कि वो किस लेवल के लोगों से डील कर रहा है, इसलिए वो तुरंत अपना स्पेशल नोट निकालता है ताकि रियल एडेल से बात कर सके। ऑथर पूछता है कि उसके आसपास का सबसे क्लोज कैरेक्टर कौन है। जैसे हमेशा होता है, एडेल की सोल फिर से एक सैक्रिफाइस मांगती है उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, लेकिन इस बार ऑथर के पास गोल्ड या आर्टिफैक्ट नहीं होते, इसलिए वो अपनी 100 मना पॉइंट्स स्पेंड करता है, जो काफी पेनफुल कॉस्ट होती है। आखिरकार आंसर मिलता है। एडेल के सबसे करीब जो कैरेक्टर है वो है रेनी, जो बेयर्स फैमिली के डेमोनिक पैट्रियार्क की सबसे छोटी बेटी है। यह सुनते ही ब्रो को ओह आई एम स्क्रूड वाला रियलाइजेशन होता है, क्योंकि उसका रेनी से जीतना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। वो आई ऑफ सुपरबिया जो उसने चुरा लिया था, वो एक्चुअली रेनी का रिवॉर्ड था ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, और अपना भाई वो अचीवमेंट लिटरली चुरा चुका है। रेनी के पास डेमोनिक आर्मी में काफी अथॉरिटी भी है, तो एडेल अस्यूम करता है कि वो अभी आएगी, स्टोन गार्डियंस को मार के सीधा उसके सामने खड़ी हो जाएगी। और वैसे ही होता है। रेनी आती है, डेथ नाइट को टुकड़े टुकड़े कर देती है और एडेल के सामने खड़ी हो जाती है। एक सीरियस टोन में वो एडेल से पूछती है, तू है कौन? एडेल को समझ आ जाता है कि इस बार कोई एस्केप रूट नहीं है, इसलिए वो तुरंत उसके सामने घुटने टेक देता है। वो उसे मैनिपुलेट करता है और कहता है, तुमने हिडन डोमेन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, तुम वर्दी बन चुकी हो। लेकिन डेमोनिक प्रिंसेस रेनी बिल्कुल पिस्ड होती है। उसके झूठे वर्ड्स पर उसका गुस्सा कम नहीं होता। वह पसीने पसीने हो रहा था, उसे लग रहा था कि यहीं उसकी मौत लिखी है। ऑथर उसे झूठ बोलता है, कहकर कि वो उसका बॉडीगार्ड है जो उसके पिता ने असाइन किया है। उसे यह भी सुकून होता है कि अभी तक उसने उसकी आंख आई ऑफ सुपरबाया के बारे में नहीं जाना। रेनी उसके ऊपर शक भरी नजर डालती है और ताना मारते हुए कहती है कि वो बॉडीगार्ड लगता तो नहीं है, बल्कि एकदम बेकार और कमजोर दिखता है। अडेल जोर देता है कि दिखने में चाहे जैसा हो, पर वो काफी केपेबल है। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि शायद ये मुलाकात उसके फेवर में जा रही है। रेनी अपनी तलवार नीचे करती है और हंस पड़ती है। उसका भरोसा जीतने के लिए अडेल उसकी तलवार के साथ अपनी जगह स्विच करता है यूजिंग पोजीशन ट्रांसफर, और रेनी के बिल्कुल सामने आ जाता है। वो उस पर कोई हमला नहीं करता, बस कैजुअली पूछता है, इंप्रेस्ड हुई क्या मेरी कैपेबिलिटीज से? रेनी उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं और तुरंत स्नैप करके दूर हो जाती है। अडेल कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कि वो अब उसके बारे में क्या सोच रही है। नॉर्मल बनने की कोशिश करते हुए वो कहता है, चलो साथ चलते हैं, तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये बंदा लिटरली टॉप टियर गैसलाइटर है, मतलब कमाल का झूठ बोलने वाला। अडेल ये भी कहता है कि वो बाकी ड्यूटीज भी पूरी करेगा जो उसके पिता ने उससे असाइन की है, लेकिन अंदर से उसे पता है कि उसे तुरंत यहां से भागना होगा, नहीं तो बचा नहीं रहेगा। आखिरकार वो दरवाजा खोलता है, जिससे रेनी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके पिता क्री खुद अपने सोल्जर्स के साथ वहां खड़े होते हैं। क्री इस पूरे सिचुएशन में इंटरेस्टेड हो जाता है और उस ह्यूमन को देखकर क्यूरियस फील करता है। इस बीच अपना लड़का मतलब ऑथर अपनी ही एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाने लगता है, क्योंकि अब उसे उसके पिता को भी फूल बनाना पड़ेगा। अगर उन्हें सच का पता चल गया तो वहीं तुरंत मार दिया जाएगा, लेकिन किसी वजह से क्री ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। क्री अपनी बेटी से पूछता है कि क्या उसने डोमेन क्लियर कर लिया। रेनी हां बोलती है। तब पेट्रियार्क सेकियोरम उस ह्यूमन को बोलता है कि वो उसके साथ चले। क्या होने वाला है उसे कुछ पता नहीं, पर वो साइलेंटली फॉलो करता है। अब वो स्पेशल नोट भी कंसल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ना मना है ना कोई चीज ऑफर करने के लिए। बेयर्स फैमिली के मैंशन में पहुंचकर क्री सबको उनके रूम्स में वापस भेज देता है। अडेल अंदर ही अंदर सेलिब्रेट कर रहा होता है कि शायद उसे एस्केप मिल गया।
लेकिन तुरंत उसे पता चलता है कि गार्ड्स उसे छुप के देख रहे हैं। अगर उसने ऑर्डर्स को तोड़ा तो तुरंत एक्शन होगा। अपने ऑफिस में क्री अपनी बेटी से मिलता है और बताता है कि रेनी ने फाइनल टास्क कंप्लीट कर लिया है, पर वो चाहता है कि वो अपने डिसीजन पे पक्की रहे साइटन ट्रेनिंग स्कूल में जाने के लिए। रेनी कंफर्म करती है, यस। क्री थोड़ा चुप हो जाता है, फिर पूछता है उस ह्यूमन के बारे में जिससे उसने रिवॉर्ड स्टेज में एनकाउंटर किया था। रेनी उसकी पावर से शॉक हो गई थी, इसलिए वो कह देती है कि वो काफी स्ट्रांग है। ये बात पेट्रियार्क को काफी खुशी देती है और वो इस मिस्टीरियस ह्यूमन में इंटरेस्ट लेने लगता है। फिर वो रेनी के साइटन स्कूल एडमिशन को अप्रूव करता है। क्री की सोच उसकी डॉटर तक लिमिटेड नहीं रहती। वो तो ह्यूमन से इंप्रेस्ड है जिन्होंने डोमेन क्लियर किया और आई ऑफ सुपरबाया भी हासिल किया। और हाँ, इससे कंफर्म हो जाता है कि उसे पता चल गया है कि अडेल के पास आई ऑफ सुपरबिया है। रेनी की ओपिनियन एक और कॉन्फर्मेशन बन जाती है। सारी साइंस यही कह रहे हैं, वो इस ह्यूमन का यूज अपने फायदे के लिए करेगा। इस बीच क्लूलेस ऑथर ये सोच रहा होता है कि अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये सब खत्म हो। फाइनली उसे पैट्रियार्क के रूम ले जाया जाता है। वो क्री के सामने प्रेजेंट होता है जो उसे एक डेंजरस स्टेयर दे रहा होता है। अडेल ऑलरेडी डर गया होता है और सोचता है कि अब ये डीमन पेट्रियार्क क्या करेगा। वो पूछता है, आपने मुझे जीने की इजाजत क्यों दी? क्री अपने चेहरे पे एक क्रीपी स्माइल लाता है और गाली देता है कि इतनी हिम्मत कैसे हुई उसे, जो उसने उसकी बेटी को इतना कन्विंसिंगली फूल कर दिया। फिर वो इतना ज्यादा ऑरा रिलीज करता है कि अडेल जमीन पे गिर जाता है। तब उसे रियलाइज होता है कि पैट्रियार्क का इंटेंशन उसे मारने का नहीं है। और ये बात क्री को अम्यूजिंग लगती है। प्रेशर हटाकर क्री उसे नॉर्मल होने का मौका का देता है, लेकिन अडेल अभी भी पैनिक कर रहा होता है उस एक्सपीरियंस से। क्री उसके शार्प विट से काफी इंप्रेस्ड होता है और उसका नाम पूछता है। अडेल अपना नाम बताता है, लेकिन अपनी फैमिली का मेंशन नहीं करता। फिर क्री अपनी डिमोनिक पावर्स का यूज करता है उसके बॉडी को मैनिपुलेट करने के लिए। इस पॉइंट पे हमारा लड़का जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ये बंदा एक्चुअली उससे चाहता क्या है। क्री उससे अपना मुंह खोलने का आदेश देता है। वो पॉज फिर से। डेमन पैट्रियार्क ये बताता है कि उसे बस वही कहानी जारी रखनी है जो वो अपनी बेटी को सुना रहा था। इस दौरान एक डार्क एनर्जी हमारे लड़के के मुंह के अंदर चली जाती है और उसे अंदर से घुटन होने लगती है। क्री उसे याद दिलाता है कि उसके शरीर में डाला गया जहर अगर उसने कभी धोखा देने की कोशिश की तो उसे तुरंत मार डालेगा। अडेल शब्दों के साथ साथ असल में भी घुट रहा होता है जब क्री के एंजोली कहता है कि वो उसके लिए एक अच्छी जगह तैयार करवा रहा है बाद के आदेशों के लिए। ये एक तरफा मुलाकात यहीं समाप्त होती है जब अडेल के पास कुछ कहने को नहीं बचता। अगले दृश्य में उसे उसका नया रहने का कमरा दिखाया जाता है। दुर्भाग्यवश अडेल के पास ज्यादा विकल्प नहीं होते और उसे वही जर्जर सा घर स्वीकार करना पड़ता है। वो इतना ही शुक्रगुजार होता है कि फिलहाल उसकी जान बच गई है, भले ही उसे एक औजार की तरह ट्रीट किया जा रहा हो। साथ ही लेखक खुश है कि उसे पैट्रियार्क की स्वीकृति मिल गई है जो आगे चलकर उसके पक्ष में जा सकती है। जहां तक उसके लक्ष्यों की बात है, उसे अब अपने शरीर में मौजूद जहर के बारे में कुछ करना होगा। अडेल चतुराई से अपनी पोजीशन ट्रांसफर क्षमता का उपयोग करता है और उस निर्जीव जहर को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। वो सोच भी नहीं सकता कि अगर उसकी जगह कुछ और टेलीपोर्ट हो जाता तो क्या होता। वैसे भी अडेल उस जहरीले जीव को मारना नहीं चाहता। उसे पता है कि ऐसा करने पर डेमन पैट्रियार्क को अलर्ट मिल जाएगा। वो जीव उठ जाता है क्योंकि उसकी मना सप्लाई कट हो चुकी थी। अंत में अडेल अपने बिस्तर पर गिर जाता है, ये जानकर कि अब जहर का खतरा नहीं रहा। छोटा सा जीव उसके बगल में सो रहा होता है। वो अभी सोने ही वाला होता है कि उसका स्टेटस विंडो खुल जाता है और उसे उसकी क्षमताओं में हुए उन्नयन की जानकारी मिलती है। पोजीशन ट्रांसफर अब लेवल 2 तक पहुंच चुका है, लेकिन मना कॉस्ट बहुत अधिक हो गई है। अडेल सोचता है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वो अपना मना पूल बढ़ा सके ताकि वो कहानी के मुख्य पात्रों के खिलाफ टिक सके। उसे समझ आता है कि हाँ, ऐसा करना संभव है। दृश्य कट होकर रेने के भावशून्य चेहरे पर जाती है, जिसे हमारे लड़के की योजना पसंद नहीं आती। पिछले 3 दिनों से वो उस पर नजर रखे हुए है। भाई को रियल लाइफ में घोस्ट किया जा रहा है। उसकी हालत इतनी खराब है। लेखक मानता है कि शायद पहले रेने की पर्सनालिटी थोड़ी उजली रही होगी, लेकिन अपनी मां की मृत्यु ने उसे निर्मम और दूर दराज बना दिया है। यहां तक कि एक लेखक होने के नाते भी उसे उस पर दया आती है। पैट्रियार्क के सेवक अडेल और रेने दोनों को बुलाते हैं। क्री ने उन्हें तलब किया है। अडेल सोचता है कि यह रेने की डेमोनिक स्कूल शैतान में एंट्री से संबंधित होगा। बेशक छुपे हुए डोमेन को सफलतापूर्वक पूरा करना एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन शैतान एक बिल्कुल अलग स्तर की चुनौती थी।
क्री अपनी बेटी से कहता है कि वो आगे जाकर मर सकती है और अगर ऐसा होता है तो वो अपने लक्ष्य कभी पूरा नहीं कर पाएगी। ये सुनकर रेने के चेहरे पर निराशा और उदासी आ जाती है। इस बीच अडेल वहां एक थर्ड व्हील बनकर बैठा होता है। दोनों के लिए आश्चर्य की बात तब होती है जब डेमन पैट्रियार्क उसकी सुरक्षा के लिए एक बॉडीगार्ड नियुक्त करता है, और आश्चर्य की बात यह होती है कि लड़की इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा देती है। और ये काफी मजेदार है क्योंकि वो अपने लक्ष्यों को भी दरकिनार कर रही है, बस हमारे लड़के से दूर रहने के लिए। शैतान एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां कई डेमोनिक रियल्म्स के होनहार वारिस एकत्र होते हैं। वहां हमेशा मुख्य पात्रों वाले इंपीरियल स्कूल के साथ संघर्ष चलता रहता है। ओरिजिनल कहानी में भी रेने की मृत्यु इसी संघर्ष की वजह से होती है। वो जगह इस ग्रह की सबसे खतरनाक जगह मानी जाती है क्योंकि वहां मौत हमेशा साथ रहती है। फिर भी रेने वहां जाने को तैयार है। अडेल को लगता है कि यही एक परफेक्ट जगह है जहां वो अपनी मैन पावर और नेटवर्क दोनों को बढ़ा सकता है। आखिरकार वो खुद लेखक है। उसे पता है कि स्कूल में आगे क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं। अपना दांव खेलते हुए एडेल वहां जाने के लिए हाँ करता है, लेकिन उसकी एक अंतिम मांग होती है। लेखक कुछ मना से संबंधित मांग करता है जिसे डेमन पैट्रियार्क मजाक में लेता है। उसे लगा था कि इंसान जहर से छुटकारा मांगेगा। अच्छी बात यह है कि क्री को अब तक ये पता नहीं चला कि अडेल के शरीर में अब जहर है ही नहीं। क्री उसे कोसता है लेकिन उसकी मांग पर विचार करता है। जब वे दोनों अकेले होते हैं तो अडेल सोचता है कि डेमन पैट्रियार्क मना के लिए उसे क्या देगा। क्री बताता है कि जो वो देने वाला है वो उनके परिवार की विरासत का हिस्सा है, इसलिए ये गोपनीय मामला होगा। वो जानता है कि इंसान का मना लगभग नगण्य है, तो वो उसे ऐसी शक्ति देने को तैयार है जो उसकी बेटी की सुरक्षा में मदद करेगी। क्री अपनी डेमोनिक एनर्जी को चैनल करता है और घोषणा करता है कि वो उस इंसान को उनके परिवार की कल्टीवेशन तकनीक सिखाएगा। ये सुनकर अडेल लिटरली हक्का बक्का रह जाता है। फिर क्री डेमन गॉड से सहायता मांगता है ताकि ये शक्तियां एक इंसान को दी जा सकें। मंत्र समाप्त होता है और क्री का शरीर बैंगनी डेमोनिक एनर्जी से चमक उठता है। पैट्रियार्क के चेहरे पर एक मुस्कान उभरती है क्योंकि वो प्रभावित होता है कि हमारे लड़के ने इतनी शक्ति मिलने के बाद भी अपनी मानसिक स्थिरता बनाए रखी। अडेल को यह भी पता चलता है कि उसकी कल्टीवेशन तकनीक उसे सीधे डेमन गॉड से मना प्राप्त करने देगी, जिसका मतलब है कि अब उसके पास ओवरपावर्ड मना स्टोरेज है।